हेलो डे स्टूडेंट। तो आज हम लोग सरफेस केमिस्ट्री का लेक्चर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि लास्ट लेक्चर है ये। तो अभी तक हम लोगों ने सरफेस केमिस्ट्री में कैसे कोलाइडल सोल्यूशन के बारे में लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, कैसे कोलाइडल हम लोग क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं, दैट इज़ अ कोआगुलेशन, प्रोटेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ कोलाइड्स। ठीक है, तो ये सबसे जो टर्म है पहला, दैट इज़ अ कोआगुलेशन। कि क्या होता है कोआगुलेशन? कोआगुलेशन इसको हम फ्लोक्वेशन भी बोलते हैं, या इसे हम एक और टर्म प्रेसिपिटेशन भी बोलते हैं। तो कोआगुलेशन मतलब क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट ही क्या कहलाता है, कोआगुलेशन कहलाता है। तो वो लिख ही रहा है कि दिस प्रोसेस ऑफ एग्रीगेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल इनटू अ इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बाय एडिशन ऑफ सम सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट इज नोन एज अ कोआगुलेशन। तो कोलाइडल मीन व्हाट इज कोआगुलेशन? कि कोलाइडल सोल्यूशन से प्रेसिपिटेट बनने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कोआगुलेशन बोलते हैं। कि कोलाइडल पार्टिकल्स में हमने कुछ क्या कर दिया, कुछ सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट क्या कर दिया, देखिए सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट हमने ऐड किया और वो क्या कर जाता है, कोआगुलेट कर जाता है, यानी प्रेसिपिटेट कर जाता है। फिर बोल रहा है एट लोअर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स द एग्रीगेशन ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड फ्लोक्वेशन that can be reversed on the shaking while at higher concentration of electrolyte। क्या बोल रहा है कि at lower concentration of electrolyte, जब इलेक्ट्रोलाइट का क्या होता है, लोअर कंसंट्रेशन होता है, द एग्रीगेशन पार्टिकल इज कॉल्ड फ्लोक्वेशन। कि थोड़ा सा हमने क्या किया, इलेक्ट्रोलाइट डाला और पार्टिकल एग्रीगेट होना स्टार्ट हो गया, तो उसको हम बोलते हैं फ्लोक्वेशन। मीन्स फ्लोक्वेशन मीन्स क्या, दैट इज अ कोआगुलेशन that can be reversed on shaking with the higher concentration of electrolyte। कि जैसे हम क्या कर लेंगे कि थोड़ा सा हमने हायर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया और फिर सेक किया, तो अगेन वो कोलाइडल सोल्यूशन क्या कर जाएगा, फॉर्म कर जाएगा। फिर बोला है कि कोआगुलेशन टेक्स प्लेस एंड द सेम कैन नॉट बी रिवर्स बाय सेकिंग। बट अगर कोआगुलेशन हो गया तो कोआगुलेशन से फर्दर वो कोलाइडल सोल्यूशन बनना पॉसिबल नहीं है। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है क्या, फ्लोक्वेशन और कोआगुलेशन में। कि फ्लोक्वेशन में क्या हो सकता है कि बैक फिर से कोलाइडल सोल्यूशन बन सकता है, बट अगर कोआगुलेशन हो गया तो उस केस में वो बैक कोलाइडल सोल्यूशन सिंपली सेक करके नहीं बन सकता है। तो दैट्स अ सिंपल डिफरेंस बिटवीन अ कोआगुलेशन एंड फ्लोक्वेशन। ओके, सो आई होप ये समझ में आ गया कि व्हाट डू मीन बाय कोआगुलेशन। और सेकेंड चीज़ कि अ डिफरेंस बिटवीन फ्लोक्वेशन एंड कोआगुलेशन। फिर बोल रहा है द स्टेबिलिटी ऑफ लायोफोबिक कोलाइडल। लायोफोबिक है ना, दो तरह के कोलाइड पड़े थे, लायोफिलिक और लायोफोबिक। आपको पता है लायोफोबिक क्या होता है, वो लेस स्टेबल होता है। तो ये जो लायोफोबिक कोलाइड जो है, इसकी जो स्टेबिलिटी वो क्यों थी, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ चार्ज ऑन द कोलाइडल पार्टिकल। कोलाइडल पार्टिकल के ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट होते हैं वही उन्हीं के बीच में रिपल्सन होता है और जिस कारण ये स्टेबल होते हैं। इफ़ समहाउ द चार्ज इज़ रिमूव्ड, यानी कि ये जो पार्टिकल हैं इनके ऊपर जो क्या है, ये जो चार्ज हैं, अगर इस चार्ज को हम रिमूव कर दें, है ना, अगर चार्ज को हम लोग क्या करें, रिमूव कर दें, द पार्टिकल विल कम नियर टू ईच अदर टू फॉर्म एग्रीगेट्स एंड सेटल डाउन अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो अगर हमने इसको रिमूव कर दिया तो फाइनली वो पार्टिकल क्या हो जाएगा, कोआगुलेट कर जाएगा, यानी कि सेटल डाउन हो जाएगा। तो कोआगुलेशन क्या होता है ये क्लियर, और लिटिल बिट डिफरेंस बिटवीन कोआगुलेशन एंड फ्लोक्वेशन। ओके, और लायोफोबिक कोलाइडल में हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली किसी भी टेक्निक से अगर हम कोलाइडल पार्टिकल के सरफेस के ऊपर जो एडजॉर्ब चार्ज है, अगर उनको हम लोग रिमूव कर दें तो फिर अब पार्टिकल आपस में अटैच हो जाएंगे और वो ग्रेविटी एग्रीगेट हो जाएंगे अटैच होने के बाद, और अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी दे विल सेटल डाउन एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड कोआगुलेशन। तो एक तो ये बात होगी। उसके बाद से एक टर्म है जिसका नाम क्या है, कोआगुलेशन वैल्यू और फ्लोक्वेशन वैल्यू। ये क्या होता है, तो देखिए, इट नीड्स टू बी नोटेड दैट कोआगुलेशन ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन बाय इलेक्ट्रोलाइट डज नॉट टेक प्लेस until the added electrolyte has a certain minimum amount of concentration in solution। यानी कहने का मतलब सिंपल से क्या है कि अगर कोई कोलाइडल सोल्यूशन है
ये कोलाइडल सोल्यूशन है, तो इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर रहे हैं। और इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने पर कोई एक मिनिमम अमाउंट जब हम ऐड कर रहे हैं तब जाके उसका प्रेसिपिटेशन हो रहा है, ठीक है ना। तो वही मिनिमम अमाउंट कितना हमने ऐड किया वही कहलाता है क्या, कोअगुलेशन वैल्यू। यानी कोअगुलेशन वैल्यू डिफाइंड फॉर द इलेक्ट्रोलाइट। तो क्या डिफिनीशन हो, देखिए, द मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन मिलीमोल required to cause coagulation of 1 liter of colloidal solution is called coagulation value। तो ये डिफिनीशन ध्यान रखिएगा कि डिफिनीशन के ऊपर ही छोटा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है। यानी कोअगुलेशन वैल्यू किस पे का यूनिट क्या है, तो मिली मोल पर लीटर। तो कितना मिली मोल इलेक्ट्रोलाइट हमने पर लीटर ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन ऐड किया सच दैट कोअगुलेशन विल टेक्स प्लेस, और इसी को क्या बोलते हैं, कोअगुलेशन वैल्यू। तो इसी पर छोटा सा न्यूमेरिकल आपका बन जाता है। जैसे मान लीजिए अगर मैं क्वेश्चन अगर यहाँ पे ऐसे बनाना चाहूँ कि 20 मिलीमोल ऑफ electrolyte added in 500 ml of colloidal solution to just start precipitation, then what will be coagulation value of electrolyte। तो क्या होगा, तो 20 मिलीमोल कितना है 500 ml में, तो ये पर लीटर डिफाइंड होता है। तो 20 मिलीमोल कितने 500 ml में, तो कोअगुलेशन वैल्यू क्या होगी, तो 20/500 मीन्स 0.5 लीटर, यानी कितना हो जाएगा 40 मिलीमोल पर लीटर। तो यही इस इलेक्ट्रोलाइट की कोअगुलेशन वैल्यू हो जाएगी। तो इसी तरह का बेटा छोटा सा न्यूमेरिकल। तो ध्यान क्या रखना है कि इलेक्ट्रोलाइट का अमाउंट मिलीमोल में रखना है और कोलाइडल सोल्यूशन क्या होना चाहिए, पर लीटर होना चाहिए। तो पर लीटर कितना मिलीमोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मिनिमम रिक्वायर्ड होता है टू जस्ट स्टार्ट द कोअगुलेशन, एंड दैट सिंपली कॉल्ड एज कोअगुलेशन वैल्यू या फ्लो ऑक्युलेशन वैल्यू। ओके बेटा, अब बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम लायोफोबिक सॉल्ट्स को हम क्या कर सकते हैं, कोअगुलेट कर सकते हैं। और सिंपल सा तरीका क्या है कि क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, कोअगुलेशन ऑफ लायोफोबिक सॉल्ट्स कैन बी कैरिड आउट बाय द फॉलोइंग मेथड। किन किन तरीकों से कर सकते हैं। मेन क्या प्रोसेस है कि एक ही चीज़ करना है कि किसी तरीके से जो चार्ज है कोलाइडल पार्टिकल के ऊपर उनको मुझे रिमूव करना है। तो क्या मेथड है, जैसे पहला मेथड बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस आपने पढ़ी रखा है। इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है कि इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कोलाइडल पार्टिकल क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होगा, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जो कोलाइडल पार्टिकल के ऊपर जो चार्ज है वो चार्ज क्या हो जाएंगे, वो इलेक्ट्रोड्स एनोड और कैथोड की तरफ चले जाएंगे। तो इस तरीके से पार्टिकल के ऊपर कोई चार्ज नहीं रह जाएगा, और जिस रीजन से क्या होगा चार्ज नहीं रह गया मीन्स उसका कोअगुलेशन हो जाएगा। तो सिंपल दिस इज इलेक्ट्रोफोरेसिस। दूसरा क्या है, बाय म्यूचुअल प्रेसिपिटेशन। म्यूचुअल प्रेसिपिटेशन क्या होता है, जो लिख रहे हैं यहाँ पर कि इट इज़ अ प्रोसेस इन विच अ पॉजिटिवली चार्ज सोल्स, यानी कि एक पॉजिटिव सॉल है और एक क्या है निगेटिव सोल्यूशन है, और दोनों को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया है ना, आर मिक्स्ड इन अ प्रॉपर प्रोपोर्शन टू न्यूट्रलाइज द चार्ज ऑफ ईच अदर एंड कॉजिंग कोअगुलेशन ऑफ बोथ ऑफ सॉल। कि एक पॉजिटिव सॉल है और एक निगेटिव सॉल है, दोनों को एक फिक्स प्रोपोर्शन में क्या किया, प्रॉपर प्रोपोर्शन में मिक्स किया कि सच दैट चार्ज क्या हो जाए, न्यूट्रलाइज हो जाए। तो इसको बोलते हैं म्यूचुअल प्रेसिपिटेशन। फॉर एग्जांपल जैसे FeOH3 जो है ये पॉजिटिवली सॉल्व होता है, आर्सेनिक सल्फाइड क्या होता है, निगेटिवली चार्ज कोलाइडल सोल्यूशन होता है, और इन दोनों को जब हम मिक्स करते हैं तो पॉजिटिव निगेटिव को न्यूट्रलाइज कर देगा और ये कोअगुलेट हो जाएंगे। तो इसको बोलते हैं बाय म्यूचुअल प्रेसिपिटेशन। एक है बाय प्रोलॉन्ग डायलिसिस। अगर डायलिसिस याद आ रहा हो, क्या करते थे डायलिसिस में, डायलिसिस में जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोलाइट्स थे तो उनको ही हम क्या करते थे, डायलिसिस बैग के अंदर से पानी डाल डाल के उसको निकालते थे कोलाइडल सोल्यूशन से।
और आपको पता है कि थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोलाइट तो चाहिए होता है स्टेबिलिटी के लिए, अगर आपने सारा का सारा निकाल दिया तो फिर वो प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। तो वही लिख रहा है ऑन प्रोलॉन्ग, प्रोलॉन्ग मतलब कि लंबे समय तक, कि लंबे समय तक आपने डायलिसिस कर दिया, देन ट्रेसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन द सोल्स आर रिमूव्ड ऑलमोस्ट कंप्लीटली एंड द कोलाइडल पार्टिकल बिकम्स अनस्टेबल एंड अल्टीमेटली कोआगुलेट। तो डायलिसिस अगर आप थोड़ा कर रहे हैं तो कोलाइडल सोल्यूशन को हम प्योरीफाई करते हैं, बट अगर आपने बहुत लंबे समय तक डायलिसिस कर दिया उस केस में सारे इलेक्ट्रोलाइट्स यानी सारे आयंस क्या हो जाएंगे, वो रिमूव हो जाएंगे, और जैसे होगा तो तुरंत क्या हो जाएगा, कोआगुलेशन हो जाएगा। बाई बॉइलिंग, बॉइलिंग अगर आप बॉयल करेंगे तो पार्टिकल, कोलाइडल पार्टिकल के ऊपर जो चार्ज जो एडजॉर्ब होते हैं, तो बहुत ही बॉयल करने से हो सकता है कि उनके बीच में जो एडजॉर्ब जो चार्ज हैं वो सरफेस से रिमूव हो जाएंगे, और ऐसा हुआ तो वो भी कोआगुलेट कर जाएंगे। तो सच salts such as sulfur and silver halides dispersed in water may be coagulated by boiling because increased collision between salts particle and the water molecule remove the adsorbed electrolyte। वही इलेक्ट्रोलाइट मीन्स कैटायन एनायन जो कि पार्टिकल के ऊपर अटैच थे और जिनके कारण ही वो स्टेबल थे और वो कोआगुलेट नहीं हो रहे थे, जैसे ही वो रिमूव हो जाएंगे दिस टेक्स अवे द चार्ज फ्रॉम द पार्टिकल्स एंड हेल्प देम टू कोआगुलेट, यानी बॉयल करके भी हम कोआगुलेशन कर सकते हैं। पांचवा है बाई कूलिंग, कूल करके भी कर सकते हैं। सर्टेन सोल कैन बी ऑल्सो बी कोआगुलेटेड बाई लोअरिंग टेम्परेचर, कि टेम्परेचर को बहुत लो करके भी हम कोआगुलेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक्यूमुलेशन ऑफ क्रीम ऑन द सरफेस ऑफ मिल्क ऑन कूलिंग, कि जो मिल्क के ऊपर जो क्रीम मलाई आ जाती है ना, वो क्यों आती है, बिकॉज ऑफ कूलिंग। तो मलाई का आना क्या है, वो भी क्या है, कोआगुलेशन ही है। दिस इज बिकॉज एट लोअर टेम्परेचर द डिस्पर्सन मीडियम मॉलिक्यूल डोंट exert sufficient force on the dispersed particle and hence the Brownian motion becomes less effective, और Brownian motion कम होने के कारण क्या होता है, कोआगुलेशन हो जाता है। तो ये 5 मेथड, और छठा जो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है जो आगे डिस्कशन भी होगा कि व्हेन एक्सेस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज एडेड, कि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट आपने ऐड कर दिया तब भी कोलाइडल पार्टिकल क्या कर जाते हैं, प्रेसिपिटेट कर जाते हैं। तो ये 6 मेथड हैं, बाय इलेक्ट्रोफोर्सेस, by mutual precipitation, by prolonged dialysis, by boiling, by cooling, और छठा by addition of electrolyte, जो कि इसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसको इसके ऊपर आगे हम लोग फर्दर डिस्कशन करने वाले हैं। क्या है, कंपैरिजन ऑफ रिलेटिव कोआगुलेशन पावर ऑफ 2 इलेक्ट्रोलाइट फॉर द सेम कोलाइडल सोल्यूशन। मीन्स अब यहाँ डिस्कशन करने वाले हैं कि कोई एक कोलाइडल सोल्यूशन है और ये 2 इलेक्ट्रोलाइट है, एक ए है और एक बी है। ए ऐड करने पर भी कोआगुलेट हो जाएगा, बी ऐड करने पर कोआगुलेट हो जाएगा, बट कौन ज़्यादा इफेक्टिव है, ज़्यादा इफेक्टिव वही होगा जो कम अमाउंट डालने पर ही क्या कर जाएगा, कोआगुलेट कर जाएगा। तो इसी चीज़ को कहते हैं कोआगुलेशन पावर। जो कम अमाउंट में कोआगुलेट कर देगा तो हम बोलेंगे कि उसकी कोआगुलेशन पावर क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी। कोआगुलेशन पावर का मतलब क्या है, कोआगुलेट करने की पावर। तो क्या होता है कोआगुलेशन पावर, देखिए द कोआगुलेशन पावर या कोआगुलेशन वैल्यू डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन कोआगुलेटिंग आयन। तो कोआगुलेशन वैल्यू अभी हमने पढ़ा ही था, तो कोआगुलेटिंग वैल्यू डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन द कोआगुलेटिंग आयन। अब ये क्या बात है, ये मैं अभी आपको इस चीज़ को मैं समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, और एक क्या है, कोआगुलेटिंग पावर जो है वो कोआगुलेशन वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अब मैं इसको थोड़ा समझाता हूँ आपको, इस बात को समझिएगा। जैसे कि मान लीजिए कि ये क्या है, आर्सेनिक सल्फाइड है, ये निगेटिव सॉल्व होता है, इस पर -2 चार्ज है। तो ये क्या निगेटिव सॉल्व है, एक निगेटिव सॉल्व है, और जो FeOH3 Fe+3 ये क्या पॉजिटिवली सॉल्व है। बात समझ में आ रही है। तो अब सबसे पहली चीज़ क्या है कि जो इलेक्ट्रोलाइट आप ऐड करेंगे, जैसे मान लीजिए कि आपने NaCl ऐड किया, तो NaCl में Na+ है और Cl- है, दोनों आयन्स हैं। तो अगर निगेटिवली चार्ज सॉल है और एक क्या पॉजिटिव चार्ज सॉल है, अगर निगेटिवली चार्ज सॉल है तो इसको कौन कोआगुलेट करेगा, तो इसको पॉजिटिव सॉल मीन्स यहाँ पे इफेक्टिव कोआगुलेटिंग एजेंट कौन होगा, Na+।
NaCl का। और ये पॉजिटिव साल है, इस पर किसका इफेक्ट होगा? निगेटिव आयन का, यानी यहाँ इफेक्टिव आयन कौन होगा? Cl माइनस। तो सबसे पहले एक बात होगी कि इफेक्टिव कोआगुलेटिंग एजेंट कैटायन है या एनायन है, ठीक है ना, ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है कौन? तो अगर सोल्यूशन क्या है? निगेटिवली चार्ज सोल्यूशन है तो कैटायन कोआगुलेटिंग एजेंट होगा, इफेक्टिव कोआगुलेटिंग एजेंट होगा। और अगर पॉजिटिवली चार्ज सोल्यूशन है तो एनायन यहाँ क्या होगा? कोआगुलेटिंग एजेंट होगा। इतनी बात क्लियर, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट में चूंकि कैटायन एनायन दोनों होते हैं, कौन कोआगुलेटिंग एजेंट होगा तो डिपेंड करेगा कि कौन सा सॉल है, पॉजिटिव सॉल है, नेगेटिव सॉल है। जैसे आर्सेनिक सल्फाइड नेगेटिवली सॉल है तो Na+ इज अ कोआगुलेटिंग एजेंट, और आयरन वाला जो हाइड्रोक्साइड है ये पॉजिटिव सॉल है तो Cl- इज कोआगुलेटिंग एजेंट। एक ये बात होगी। अब दूसरा जो इफेक्टिव है, अब जो इफेक्टिव है, जैसे मान लीजिए कि इसे ये जो पॉजिटिव सॉल है, अगर सॉल क्या है, अगर ये सॉल क्या है? पॉजिटिव है, तो अगर इसके अंदर पॉजिटिव सॉल के अंदर मैंने NaCl डाला, Na2SO4 डाला और Na3PO4 सोडियम फॉस्फेट डाला, तो इसमें कौन इफेक्टिव है? चूंकि ये पॉजिटिव सॉल है तो इफेक्टिव कौन होगा? तो एनायन। तो यहाँ Cl- है, यहाँ सल्फेट है और यहाँ क्या है? फॉस्फेट है। तो कौन आसानी से कोआगुलेट करेगा? तो अगर ये 1 मोल है, अगर ये 1 मोल है तो यहाँ क्या चाहिए? इसका 3 Cl चाहिए तो 3 Cl- चाहिए। ये कितना चाहिए? 3/2 सल्फेट चाहिए, 3/2 मोल। और ये कितना चाहिए? 1 मोल ऑफ फॉस्फेट। यानी आप ध्यान से देखिए कि जिसके ऊपर चार्ज जितना ज़्यादा है, कोआगुलेटिंग आयन, तो ये जो वर्ड यूज कर रहा है ना, ये कोआगुलेटिंग आयन, व्हाट इज कोआगुलेटिंग आयन? इन केस ऑफ पॉजिटिव सॉल कोआगुलेटिंग आयन इज एनायन। तो जिस एनायन पर जितना ज़्यादा चार्ज होगा वो उतना ही अच्छा कोआगुलेटिंग एजेंट होगा, यानी उसकी कोआगुलेशन पावर सबसे ज़्यादा होगी। तो अगर सबसे ज़्यादा कोआगुलेशन पावर किसकी है? तो फॉस्फेट की है, क्योंकि फॉस्फेट के ऊपर चार्ज ज़्यादा है। और जितना ही कोआगुलेशन पावर ज़्यादा होगी तो देखिए उतना ही कम, एक ही मोल में इसने क्या कर दिया? कोआगुलेट कर दिया, यानी कोआगुलेशन वैल्यू इसकी क्या है? उतनी ही कम है। यानी जितना ही ज़्यादा चार्ज है कोआगुलेशन वैल्यू उतनी कम है। वही तो लाइन यहाँ लिख रहा है, कोआगुलेशन वैल्यू डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन चार्ज ऑफ कोआगुलेटिंग आयन। यानी चार्ज जितना ज़्यादा होगा कोआगुलेटिंग आयन का, उतना ही कोआगुलेशन वैल्यू क्या होगा? कम होगा, ठीक है। और दूसरी चीज़, जिसका चार्ज जितना ज़्यादा है उसकी कोआगुलेटिंग पावर उतनी ज़्यादा है, यानी कोआगुलेटिंग पावर एंड कोआगुलेटिंग वैल्यू क्या हो गई? आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। तो सबसे ज़्यादा कोआगुलेटिंग पावर किसकी है? तो फॉस्फेट आयन की। और सबसे ज़्यादा कोआगुलेशन वैल्यू किसकी है? तो Cl- आयन की। बात समझ में आ गया। ऐसे ही अगर हम इसकी बात करें निगेटिव सॉल की, तो अगर हमने एक इलेक्ट्रोलाइट क्या ले लिया, हमने अब ले लिया NaCl, MgCl2, FeCl3। तो सबसे पहले इसमें ये निगेटिव सॉल है तो कौन से आयंस क्या होंगे? कोआगुलेटिंग आयंस होंगे, तो कैटायन, यानी कि Na+, Mg+2 और Fe+3। अब इसके लिए क्या चाहिए होगा? आर्सेनिक सल्फाइड के लिए तो Na+ कितना चाहिए होगा? 2Na+ चाहिए होगा कोआगुलेट करने के लिए। यहाँ एक ही Mg+2 चाहिए होगा और यहाँ 2/3 Fe+3 चाहिए होगा। तो अगेन यहाँ देखिए कि सबसे ज़्यादा चार्ज किसके ऊपर है? Fe+3 पर, और सबसे कम मोल कौन ले रहा है? Fe+3 ले रहा है। अगेन कि जितना ही चार्ज ज़्यादा है उतना ही कोआगुलेशन वैल्यू क्या है? कम है। या आप यूँ बोलिए कि उतना ही कोआगुलेशन पावर क्या है? उतना ही ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा कोआगुलेशन पावर किस में होगा? तो Fe+3 में। सबसे ज़्यादा कोआगुलेशन वैल्यू किसकी होगी? तो वो Na+ की होगी। आगे समझ में? तो कोआगुलेटिंग आयन
इलेक्ट्रोलाइट का कैटायन हो सकता है, एनायन हो सकता है, डिपेंड करेगा कि वो पॉजिटिव सॉल है या निगेटिव सॉल है। और फिर समझ में आ रहा है कि जितना ही कोआगुलेटिंग आयन का चार्ज जितना ही ज़्यादा होगा इंक्रीज करने पर उसकी कोआगुलेशन पावर उतनी ज़्यादा होगी और कोआगुलेशन वैल्यू उतनी ही क्या होगी, कम होगी। तो वही इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यहाँ पर कर दिया है कि अब दो अगर इलेक्ट्रोलाइट हैं तो कोआगुलेशन पावर ऑफ ए इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कोआगुलेशन पावर ऑफ ए। ओके, ये बात क्लियर बेटा, दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगली बात है कि फैक्टर अफेक्टिंग कोआगुलेशन की कौन कौन से फैक्टर जो कोआगुलेशन को अफेक्ट करते हैं। तो नेचर ऑफ सॉल, सॉल कैसा है, लायोफिलिक है लायोफोबिक है। जैसे लायोफिलिक होगा तो इतनी आसानी से वो कोआगुलेट नहीं होगा, लायोफोबिक आसानी से कोआगुलेट हो जाएगा। तो वही चीज़ लिख रहा है, द लायोफोबिक कोलाइड्स आर ईजिली कोआगुलेट बिकॉज इट इज़ लेस स्टेबल कोलाइड, बट लायोफिलिक कोलाइड्स कोआगुलेट हार्डली बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ड्यू टू प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ डिस्पर्सन मीडियम सराउंडिंग द कोलाइडल पार्टिकल। कि जो लायोफिलिक होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, तो उसमें इलेक्ट्रोलाइट बहुत ही ज़्यादा डालना पड़ेगा। और ऐसा क्यों होता है, बिकॉज जो डिस्पर्सन मीडियम इंसॉल्वेंट होता है वो बढ़िया से क्या होता है, चारों तरफ से कोलाइडल पार्टिकल को सराउंड किया होता है। फिर नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कि इलेक्ट्रोलाइट कैसा है। जैसे 1 इक्विमोलर इलेक्ट्रोलाइट ऑफ स्ट्रॉन्ग हैविंग ग्रेटर कोआगुलेटिंग पावर देन द वीक इलेक्ट्रोलाइट कि 0.1 मोलर NaCl लो, 0.1 मोलर एसिटिक एसिड लो, ज़्यादा कोआगुलेट कौन करेगा, NaCl। क्यों, क्योंकि इसका 100% डिसोसिएशन होगा, इसका 100% डिसोसिएशन नहीं होगा। तो नेचर ऑफ सॉल के साथ साथ ये नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पर भी क्या करता है, डिपेंड करता है। तो ये फैक्टर है कोआगुलेशन के, ठीक है। अब एक आ गया हार्डी एक्सक्लूज रूल। अभी जो हम लोगों ने कोआगुलेशन पावर के बारे में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि जितने ही है ना कोआगुलेटिंग आयन का चार्ज जितना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा, कोआगुलेशन पावर उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा। बस इसी चीज़ को क्या कहते हैं, हार्डी एक्सक्लूज रूल। क्या है देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस रूल ग्रेटर द वैलेंसी ऑफ कोआगुलेटिंग, वैलेंसी मतलब वही चार्ज, इज ग्रेटर इट्स पावर, मीन्स कोआगुलेशन पावर उतना ज़्यादा होगा टू काज प्रेसिपिटेशन। और जितना कोआगुलेशन पावर ज़्यादा होगा उतना ही प्रेसिपिटेशन होने के चांस क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। तो इसी को बोलते हैं हार्डी एक्सक्लूज रूल। ओके, अब फिर वही बात कर रहे जो मैंने डिस्कस किया था, इन केस ऑफ पॉजिटिव चार्ज सॉल्व, अगर आपका सॉल्व क्या पॉजिटिवली चार्ज्ड है, देन कोआगुलेटिंग पावर ऑफ एनायन इज इन द ऑर्डर ऑफ। तो एनायन अगर पॉजिटिव सॉल्व है तो एनायन पर डिपेंड करेगा। तो एनायन पे का जितना चार्ज ज़्यादा होती है, -4 है, यहाँ -3 है, यहाँ -2 है, -1 है, तो जाहिर सी बात है सबसे ज़्यादा किसका होगा, जिस पर -4 चार्ज है। तो देखिए डिक्रीज कर रहा है। ओके, और अगर निगेटिवली चार्ज सोल है तब कैटायन का चार्ज इतना ज़्यादा होगा उस पर डिपेंड करे। तो L+3 का सबसे ज़्यादा कोआगुलेशन पावर, देन Barium+2, देन Na+। ओके, तो ये बात अभी मैंने डिटेल में यहाँ पर यही डिस्कस में कर रहा था बेटा। तो सिंपल सी बोलते हैं हार्डी एक्सक्लूज रूल। फिर द कोआगुलेटिंग पावर ऑफ बाइवेलेंट आयन इज 20 to 80 टाइम्स हायर देन द मोवेलेंट आयन। तो एक इन्फॉर्मेशन है, ध्यान रखना। एंड कोआगुलेटिंग पावर ऑफ ट्राइवेलेंट आयन इज मेनी टाइम मोर देन बाइवेलेंट आयन। तो ये तो कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एज ए इन्फॉर्मेशन है। बट ये पहली वाली बात क्या आपका इंपॉर्टेंट है। अब देखिए क्या बोल रहा है, एक क्वेश्चन है, द पार्टिकल ऑफ पर्टिकुलर कोलाइडल सोल्यूशन ऑफ आर्सेनिक सल्फाइड, आपको पता है नेगेटिवली चार्ज होता है, विच 0.005 सोल्यूशन शुड बी मोस्ट इफेक्टिव इन कोआगुलेटिंग द कोलाइडल सोल्यूशन। तो ये सोल्यूशन है, क्या क्या करना है, KCl, MgCl2, AlCl3, NH, कौन सा ज़्यादा इफेक्टिव होगा। अब ये निगेटिवली चार्ज सॉल है बेटा, ये एक निगेटिवली चार्ज सॉल है। तो पहली बात किससे ये कोलाइड होगा, तो ये होगा कैटायन से। तो कैटायन KCl में K+ है, MgCl2 में Mg+2 है, AlCl2 में Al+3 है, और यहाँ पे Na3 में क्या है, Na+ है। सबसे ज़्यादा चार्ज किस पर है, Al+3 पर है, यानी Al+3 यानी AlCl3 ही क्या होगा, इसका सबसे इफेक्टिव कोआगुलेटिंग एजेंट होगा, ठीक है ना। तो वही चीज़ लिख भी रहा है, देख लीजिए आप। सिंस आर्सेनिक सल्फाइड इज नेगेटिवली चार्ज कोलाइड सोल्यूशन, हेंस पॉजिटिवली चार्ज आयन विल कॉज द कोआगुलेशन बाय हार्डी एक्सक्लूज रूल, ग्रेटर द चार्ज ऑन द आयन greater the coagulating power to coagulate a positively charged colloidal solution. Hence, out of K+, Mg+2, L+3, Na+, Al+3 would be most effective क्योंकि इसका चार्ज सबसे ज़्यादा है। ओके बेटा, तो इसी तरह छोटे छोटे क्वेश्चन।
अब बात है प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन। अभी तक कोआगुलेशन की बात कर रहे थे, अब बात करेंगे प्रोटेक्शन की, कैसे कोलाइडल सोल्यूशन को कोआगुलेट होने से प्रोटेक्ट कैसे किया जाए, कैसे बचाया जाए। तो प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन, तो लायोफिलिक कोलाइडल सोल्यूशन आर मच मोर स्टेबल देन लायोफोबिक कोलाइडल सोल्यूशन। तो ये बात तुम्हें पता ही है कि लायोफिलिक ज़्यादा स्टेबल होता है, लायोफोबिक कम स्टेबल होता है। दिस इज ड्यू टू एक्सटेंसिव सॉल्वेशन ऑफ लायोफिलिक कोलाइडल सोल्यूशन which forms a protective layer outside, thus prevent it from the forming associated colloid। तो ये वो बात है कि आखिरकार लायोफिलिक कोलाइडल सोल्यूशन ज़्यादा स्टेबल क्यों है। तो बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिव सॉल्वेशन की डिस्पर्सन फेज और डिस्पर्सन मीडियम में इतना अच्छा इंट्रैक्शन होता है कि चारों तरफ से कोलाइडल पार्टिकल के चारों तरफ से जो सॉल्वेंट होता है या डिस्पर्सन मीडियम होता है उसकी प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है, जिस रीजन से कोआगुलेट नहीं होते हैं, तो इसलिए स्टेबल है। फिर क्या बोल रहा है, लायोफोबिक सॉल्ट्स कैन ईजिली प्रेसिपिटेट बाय एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, जबकि लायोफोबिक क्या है, आसानी से कोआगुलेट हो जाते हैं। क्यों? जाहिर सी बात है वहाँ पे इतना अच्छा सॉल्वेशन नहीं होता है। दे कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम कोआगुलेशन। तो अब इसको हम क्या कर सकते हैं, लायोफोबिक को हम प्रिवेंट कर सकते हैं बाय प्रीवियस एडिशन ऑफ सम लायोफिलिक कोलाइड, कि अगर हम लायोफोबिक कोलाइड में लायोफिलिक कोलाइड ऐड कर दें तो हम उसको कोआगुलेट होने से बचा सकते हैं। तो ये वो बात कह रहा है इंपॉर्टेंट, क्या दे कैन बी प्रिवेंटेड मीन्स कौन, दे मीन्स लायोफोबिक फ्रॉम कोआगुलेशन बाय प्रीवियस एडिशन ऑफ सम लायोफिलिक कोलाइड। यानी कि अगर हमारे पास ये लायोफोबिक कोलाइड है और इसमें हम पहले से क्या कर दें, लायोफिलिक कोलाइड ऐड कर दें, तो उस केस में ये लायोफोबिक कोलाइड कोआगुलेट होने से बच सकता है। तो ये हो गया प्रोटेक्शन। ऐसा क्यों होगा, तो दिस इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ अ प्रोटेक्टिव लेयर बायो लायोफिलिक सोल्यूशन आउटसाइड द लायोफोबिक सोल। ऐसा इसलिए हुआ कि लायोफिलिक जो है वो लायोफोबिक के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर क्या कर लेगा, फॉर्म कर लेता है। Process of protecting the lyophobic solution from the precipitation by an electrolyte due to previous addition of some lyophilic colloidal is called protection of colloid। इसी को हम बोलते हैं क्या, protection of colloid। ठीक है। एंड लायोफिलिक कोलाइडल इस सोल्स आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव सोल्स। और इस जो लायोफिलिक है चूँकि यही प्रोटेक्ट कर रहा है किसको, लायोफोबिक को, किससे, इलेक्ट्रोलाइट से, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टिव सॉल्ट। तो कौन होता है प्रोटेक्टिव सॉल्ट, लायोफिलिक या लायोफोबिक? तो कौन होता है, लायोफिलिक। किसको प्रोटेक्ट करते हैं, लायोफोबिक को। किससे करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट से। क्लियर है तक। अब एग्जाम्पल में जिलेटिन, सोडियम कैसिनेट, एग एल्बुमिन, गम अरेबिक, पोटैटो स्टार्च, ये सारे आपके क्या हैं, दीज ऑल आर द लायोफिलिक। ठीक है, ये लायोफिलिक इलेक्ट्रोलाइट्स, लायोफिलिक सॉल्ट्स हैं और इन्हीं को हम ऐड करते हैं किसके अंदर, लायोफोबिक सॉल्ट्स के अंदर, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, और इनको हम प्रोटेक्टिव कोलाइड्स भी कहते हैं। फिर बोल रहा है जिलेटिन, दैट इज लायोफिलिक, प्रोटेक्ट गोल्ड सॉल्ट। गोल्ड सॉल्ट क्या होता है, लायोफोबिक कोलाइड इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ गोल्ड नंबर। तो एक यहाँ पे टर्म आता है, इसको बोलते हैं गोल्ड नंबर। तो गोल्ड सोल्यूशन को हम प्रोटेक्ट करते हैं with the help of gelatin from electrolytes, इसी को हम क्या कहते हैं, गोल्ड नंबर। तो गोल्ड नंबर की तो ये समझ में आ गया, प्रोटेक्शन किसका कर रहे हैं, लायोफोबिक का। किससे कर रहे हैं, किसके कारण कर रहे हैं, लायोफिलिक कारण। किससे कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट के। इसी को क्या बोलते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन। अब ये गोल्ड नंबर क्या होता है उसको देखते हैं बेटा। गोल्ड नंबर क्या है, ये जो सिग्मोंडी है इन्होंने 1901 में इंट्रोड्यूस किया टर्म गोल्ड नंबर। इट इज़ डिफाइंड एज द, अब देखिए क्या डिफाइन होता है, ये डिफिनीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ डिफाइंड एज द मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोटेक्टिव कोलाइड मीन्स लायोफिलिक इन मिलीग्राम। कितने में लेना बेटा, इन मिलीग्राम, विच व्हेन एडेड टू 10 ml of standard gold solution is just sufficient to prevent a color change from red to blue on addition of 1 ml of 10% sodium chloride solution
इसी को बोलते हैं गोल्ड नंबर. इट मे बी नोटेड दैट द स्मॉल गोल्ड नंबर ग्रेटर विल बी द प्रोटेक्टिंग पावर ऑफ द कोलाइडल सोल्यूशन. यानी प्रोटेक्टिव पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू गोल्ड नंबर. अब गोल्ड नंबर कैसे निकालेंगे? तो वेट ऑफ लायोफिलिक सोल्यूशन इन मिलीग्राम इंटू 10 अपॉन वॉल्यूम ऑफ गोल्ड सोल्यूशन इन ml. ठीक है ना. तो ऐसे निकालते हैं क्या? गोल्ड नंबर. ठीक है ना. तो जैसे क्या देखिए, ये गोल्ड का सोल्यूशन है. ठीक है. तो ये गोल्ड का सोल्यूशन है और ये किस कलर का है? ये इनिशियली जो होता है जब इस गोल्ड का जब सोल्यूशन सोल्व होता है तो इसका कलर होता है दैट इज रेड. ठीक है. और इसके अंदर क्या डाल दिया मैंने, और कितना सोल्यूशन है बेटा? 10 ml. इसके अंदर मैंने डाला कोई भी लायोफिलिक सॉल्ट. किस में डालना है? मिलीग्राम में. और इसमें अब क्या करेंगे? बाहर से हम क्या ऐड कर रहे हैं? 1 ml 10% NaCl जो कि जैसे ऐड करेंगे तो ये क्या होगा? कोआगुलेट होगा. क्या होगा? कोआगुलेट होगा. कोआगुलेट होते ही इस गोल्ड सोल्यूशन का कलर क्या हो जाएगा? ब्लू. रेड से ब्लू. ब्लू होने का मतलब यहाँ क्या हो चुका है? कोआगुलेशन हो चुका है. ठीक है. तो अगर ये लायोफोबिक सॉल्व नहीं होता तो ये तुरंत कोआगुलेट कर जाता. बट इसके डालने से क्या है कि अगर कोआगुलेशन नहीं हो रहा है या जस्ट होने वाला है, यानी कि इसने क्या कर दिया? लायोफिलिक सोल्यूशन ने इसको प्रिवेंट कर दिया, बचा दिया. तो कितने मिलीग्राम ऑफ लायोफिलिक सोल्यूशन डाला? कितने मिलीग्राम लायोफिलिक सोल्यूशन डाला इन 10 ml ऑफ सोल्यूशन, जिसमें हम 1 ml ऑफ 10% NaCl सोल्यूशन डालें और जस्ट रेड से ब्लू कलर क्या हो? चेंज हो. तो इसी को बोलते हैं गोल्ड नंबर ऑफ दिस लायोफिलिक सोल्यूशन. ओके. तो गोल्ड नंबर समझ में आ गया? व्हाट इज गोल्ड नंबर? तो कितने मिलीग्राम हमने लायोफिलिक सोल्यूशन ऐड किया इन 10 ml ऑफ गोल्ड सोल्यूशन सच दैट कि कलर जस्ट क्या हो? रेड से ब्लू में कन्वर्ट हो. उसी को हम बोलते हैं गोल्ड नंबर ऑफ दैट लायोफिलिक सोल्यूशन. और जितना ही ये गोल्ड नंबर क्या होगा, जितना ही गोल्ड नंबर कम होगा, गोल्ड नंबर कम होने का मतलब क्या है? अमाउंट ऑफ लायोफिलिक सॉल्व उतना ही कम होगा मिलीग्राम. तो उतना ही प्रोटेक्टिव पावर क्या होगा? पीपी मतलब प्रोटेक्टिव पावर, उतना ही ज़्यादा. व्हाट इज प्रोटेक्टिव पावर? प्रोटेक्ट करने की टेंडेंसी. लायोफिलिक सोल्यूशन की प्रोटेक्ट करने की टेंडेंसी. जितना कम में वो प्रिवेंट कर देगा कोआगुलेशन, उतना ही प्रोटेक्टिव पावर क्या होगा? उसका ज़्यादा होगा. तो ये ध्यान रखिएगा कि गोल्ड नंबर इंक्रीज तो प्रोटेक्टिव पावर डिक्रीज, यानी कि गोल्ड नंबर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रोटेक्टिव पावर. तो गोल्ड नंबर का डेफिनेशन क्लियर. अब यूज ऑफ प्रोटेक्टिव एक्शन, क्या यूजेज है वो देख लीजिए. जिलेटिन इज एडेड इन द प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम टू प्रोटेक्ट पार्टिकल्स ऑफ आइस. इन जिलेटिन प्रिपरेशन ऑफ आइस में यूज करते हैं. और प्रोट्रोगोल एंड एरिगोल इज अ सिल्वर सॉल्ट प्रोटेक्टेड बाय ऑर्गेनिक मटेरियल यूज इन अ आई ड्रॉप. तो ये आई ड्रॉप में क्या होते हैं? ये यूज करते हैं. तो इसके दो आपके यूज हो गए प्रोटेक्टिव एक्शंस के. ठीक है. तो ये जो इन्फॉर्मेशन ध्यान रखिएगा. गोल्ड नंबर इज ओके. अब बात करते हैं अप्लीकेशन ऑफ कोलाइड्स की. हम लोग के लाइफ में जनरल जो डे टू डे लाइफ है उसमें कहाँ कहाँ कोलाइड्स यूज होते हैं तो वो देखते हैं. कोलाइड इंक्लूडिंग एन इमल्सन find a number of uses in our daily life and industry. Some of uses are given below. एक तो मेडिसिन में यूज होता है. A wide variety of medical and pharmaceutical preparation are emulsion.
इमल्सन भी क्या है, कोलाइड है। कौन से कोलाइड? लिक्विड इन लिक्विड, ठीक है ना, उनको भी। और इमल्सन के बारे में थोड़ा डिस्कशन अभी आगे हम लोग करेंगे भी। कोलाइडल मेडिसिन आर इजिली एडजॉर्ब्ड बाय द बॉडी टिश्यू बिकॉज ऑफ लार्ज सरफेस एरिया, बिकॉज बहुत छोटे छोटे होते हैं तो सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है, तो बॉडी टिश्यू इजीली एडजॉर्ब कर लेता है और इस कारण से उसका एक्शन बहुत ही फास्ट होता है। कुछ दवाइयाँ लिख रहा है। कोलाइडल एंटीमोनी यूज इन कालाजार। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक इमल्सन है, मीन्स इमल्सन भी क्या होता है, कोलाइडल सोल्यूशन ही होता है। स्टोमक डिसऑर्डर में यूज करते हैं। कोलाइडल गोल्ड इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। कोलाइडल सल्फर जर्मेसाइड्स। रिग्रोल सिल्वर का सोल्यूशन होता है, आई लोशन में करते हैं। और कोलाइडल FeOS3 आर्सेनिक पॉइजनिंग जब हो जाता है, कोई पेशेंट आर्सेनिक अगर उसके अंदर बॉडी में चला जाता है तो आर्सेनिक को रिमूव करने के लिए ये यूज करते हैं, जो कि आर्सेनिक को एब्जॉर्ब करता है फिर वोमिटिंग के माध्यम से बाहर रहता है। तो ये इन्फॉर्मेशन जो है कि कहाँ पे क्या, किस बीमारी के लिए क्या क्या यूज होता है, ये ध्यान रखना। एक टर्म है टैनिंग। टैनिंग जो होता है, जो लेदर होता है, लेदर के जो भी हमारे जूते या बेल्ट होते हैं वो देखिएगा कि वो बहुत ही टाइट होते हैं, लेदर इतना टाइट नहीं होता है। तो टैनिंग एक प्रोसेस है जिससे हम क्या करते हैं कि हार्डनिंग ऑफ लेदर, कि लेदर को हम हार्ड बनाते हैं, उसी को बोलते हैं टैनिंग। तो कोलाइडल सोल्यूशन जो होता है उसको लेदर के ऊपर क्या करते हैं, वो एब्जॉर्ब कर जाता है और एब्जॉर्ब करने से लेदर जो होता है वो हार्ड हो जाता है, तो इसी को बोलते हैं टैनिंग। ओके। फोटोग्राफिंग फिल्म और प्लेट भी क्या करते हैं, कोलाइडल सोल्यूशन से बनाते हैं। रबर प्लेटिंग, जो रबर की प्लेट होती है वो भी कोलाइडल सोल्यूशन से बनती है। सीवेज डिस्पोजल भी, जो कोलाइडल सोल्यूशन से हम सीवेज को डिस्पोज करते हैं। कॉटरेल और स्मोक प्रेसिपिटेटर, जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं उसमें ये प्रेसिपिटेटर लगा होता है ना, जिसमें से जैसे इंडस्ट्रीज में से हार्मफुल सब्सटेंस जैसे गैस या जो पार्टिकुलेट होते हैं, जो पूरे से अनबर्न कार्बन जो होते हैं, तो उनको ये क्या करता है, प्रेसिपिटेट करके निकाल देता है। तो ये थोड़ा ध्यान से दीजिएगा ये क्या है। तो ये आपके पास यही है कॉटरेल स्मोक प्रेसिपिटेटर। क्या लिख रहा है, स्मोक इज अ डिस्पर्सन ऑफ नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल। क्या होता है स्मोक, तो दिस इज इंपॉर्टेंट, dispersion of the negatively charged colloidal particle of carbon in air, okay, and can be made free of these colloidal particle by passing through a Cottrell precipitator as shown in figure installed in the chimney of a industrial plant। तो प्लांट की जो चिमनी होती है जहाँ से धुआं फाइनली एटमॉस्फेयर में बाहर जाता है, तो उसी में चिमनी में ही ये हम लोग डिवाइस सेट कर देते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 2 मेटल डिस्क चार्ज्ड टू अ हाई पोटेंशियल, ठीक है, एंड द कार्बन पार्टिकल गेट डिस्चार्ज एंड प्रेसिपिटेटेड वाइल गैस कम्स आउट ऑफ द चिमनी। तो अब इसके अंदर स्मोक में क्या हो, गैस होगा और कार्बन पार्टिकल्स होंगे जो कि नेगेटिवली चार्ज होते हैं। जैसे इसके अंदर पास करने की हाई वोल्टेज इलेक्ट्रोड यहाँ पे लगा हुआ है, ये लगभग 30,000 वोल्ट होता है। तो इसमें क्या हो, जो कार्बन जो होते हैं वो प्रेसिपिटेट होकर, देखिए यहाँ पर ये प्रेसिपिटेट ऐसे ये यहाँ पर आ जाते हैं, और जो गैस है वो गैस फ्री फ्रॉम द कार्बन पार्टिकल, ये फिर एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया जाता है। तो यही एक कॉटरेल स्मोक प्रेसिपिटेटर। तो यहाँ पर भी वो क्या करें, कोलाइडल पार्टिकल को हम लोग कोआगुलेट कर रहे हैं। फिर फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा। फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा, जो नदी और समुद्र जहाँ मिलते हैं वहाँ पर डेल्टा फॉर्मेशन होता है। तो क्या होता है, द रिवर वाटर कंटेन कोलाइडल पार्टिकल ऑफ सैंड एंड क्ले विच कैरी नेगेटिवली चार्ज। द सी वाटर कंटेन पॉजिटिव, सी में बहुत सारे सॉल्ट होते हैं तो पॉजिटिव आयंस होते हैं, लाइक Na+Mg+2 कैल्शियम+2 एक्सेट्रा। एज अ रिवर वाटर मीट्स सी वाटर द आयंस डिस्चार्ज द सैंड एंड क्ले पार्टिकल विच आर प्रेसिपिटेटेड इन द फॉर्म ऑफ द डेल्टा। तो वही है, कोआगुलेशन यहाँ हो जाता है। जो हमारे रिवर में जो हमारे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं तो वो कोआगुलेट कर जाते हैं और इस तरह से डेल्टा फॉर्मेशन होता है। तो ये आपसे जैसे इन्फॉर्मेटिव चीज़ है कि डेल्टा फॉर्म कैसे होता है। ओके। फिर आर्टिफिशियल रेनिंग भी क्या होती है, सम सॉर्ट ऑफ कोआगुलेशन, कि ड्रॉप जो होते हैं वो जुड़ जाते हैं, इतने बड़े हो जाते हैं, फिर वो रेन के माध्यम से वो नीचे आते हैं। तो आर्टिफिशियल रेनिंग भी हम कोआगुलेशन ही कराते हैं। स्टॉप ब्लीडिंग फ्रॉम द कट, जो जब कट लगता है, जो ब्लीडिंग होती है, तो वहाँ बेटा वो कोआगुलेशन ही होता है, कोआगुलेट होकर वो थक्का बन जाता है और जिस रीजन से ब्लीडिंग बंद हो जाती है। स्टॉप स्क्रीन हो गया, चाहे प्रिपरेशन ऑफ नैनो पार्टिकल या इन डिसइंफेक्टेंट। तो
ये सारे क्या हैं इसके मतलब एग्जांपल्स हैं। अब जो चीज़ डिटेल में यहाँ लिख रखी है बस उनको एज इन्फॉर्मेशन याद रखना है, ठीक है। द डिसइंफेक्टेंट सच एज डिटॉल एंड लाइजॉल गिव इमल्सन ऑफ द ऑयल इन वाटर टाइप व्हेन मिक्स विद द वाटर। तो डिसइंफेक्टेंट भी एक क्या कोलाइडल सोल्यूशन है। अब ये ऑयल इन वाटर टाइप, वाटर इन ऑयल टाइप ये क्या होता है, तो थोड़ा सा एक छोटा सा पार्ट है इमल्सन, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। तो इमल्सन एंड जेल, तो ये शुरुआत में जब टाइप ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन डिस्कशन किए थे उसमें इमल्सन, जेल, एरोसोल ये सब बातें आई थी। तो इसमें थोड़ा सा इमल्सन और जेल के बारे में हम लोग हल्का सा देख लेते हैं जो सिलेबस में हम लोग के हैं। इमल्सन क्या होते हैं, पेयर ऑफ इमिसिबल लिक्विड, कैसे लिक्विड इमिसिबल जो आपस में मिक्स नहीं होते हैं, इज कॉल्ड इमल्सन। यानी कि इमल्सन क्या होता है, लिक्विड इन लिक्विड, इन डिस्पर्सन मीडियम भी लिक्विड है, डिस्पर्सन फेज भी क्या लिक्विड है, ठीक है ना। तो क्या होता है, तो व्हाट इज इमल्सन, तो पेयर ऑफ इमिसिबल लिक्विड इज कॉल्ड इमल्सन। इमल्सन आर अनस्टेबल एंड सम टाइम दे आर सेपरेटेड इनटू टू लेयर ऑन कीपिंग स्टिल, यानी अनस्टेबल होते ही हैं और अगर लंबे समय तक रह देते हैं तो दोनों लेयर क्या होती हैं वो अलग अलग हो जाती है। जैसे ऑयल और वाटर, तो ऑयल वाटर को क्या हो जाता है, आप देखते हैं कि ऑयल वाटर में से अलग अलग हो जाते हैं। फॉर स्टेबलाइजिंग ऑफ एन इमल्सन अ थर्ड कंपोनेंट इज एडेड इज कॉल्ड इमल्सिफाइंग एजेंट। इसीलिए इमल्सन को स्टेबलाइज करने के लिए हम अलग से तीसरा और एक कंपोनेंट ऐड कर, इसको बोलते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट। इसका काम क्या है, इमल्सन को बनाए रखना, ठीक है, यानी दोनों चीज़ आपस में क्या रहे, मिक्स रहें। फॉर्म अ इंटरफिशियल फिल्म बिटवीन डिस्पर्सन फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम, ये डिस्पर्सन फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच में इंटरेक्शन करता है, मीन्स इंटरफिशियल फिल्म क्या करता है, फॉर्म कर लेता है, जिस रीजन से डिस्पर्सन फेज और डिस्पर्सन मीडियम इसके माध्यम से जुड़े रहते हैं, ठीक है। इमल्सन ड्रॉपलेट्स आर बिगर देन द सोल पार्टिकल, तो इमल्सन ड्रॉपलेट बड़े होते हैं एंड कैन बी सीन अंडर द ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप एंड सम टाइम इवन विद द मैग्नीफाइंग ग्लास। तो इनका साइज़ क्या होता है, सोल से क्या होता है, बड़ा होता है। फॉर एग्जाम्पल मिल्क इज़ एन इमल्सन, मिल्क भी क्या इमल्सन है, तो इन विच लिक्विड फैट इज अ डिस्पर्सन फेज एंड लिक्विड वाटर इज डिस्पर्सन मीडियम। तो आपसे पूछ सकता है मिल्क क्या है, इट इज़ इमल्सन, जेल, सोल, तो आप बोलोगे मिल्क इज इमल्सन। प्लस क्या होता है डिस्पर्सन मीडियम, तो पानी है, डिस्पर्सन फेज कौन होता है, तो लिक्विड फैट। ऐसे कैसीन, कैसीन भी इसके अंदर क्या होता है, इमल्सिफाइंग एजेंट होता है। तो डिस्पर्सन फेज कौन है, डिस्पर्सन मीडियम, और तीसरी चीज़ क्या होती है, इमल्सिफाइंग एजेंट। तो कैसीन इसमें क्या होता है, इमल्सिफाइंग एजेंट होता है। डी इमल्सिफिकेशन मीन्स इमल्सन को सेपरेट कर देना, तो सेपरेशन ऑफ एन इमल्सन इनटू कंस्टिट्यूएंट लिक्विड इज कॉल्ड डी इमल्सिफिकेशन। वेरियस टेक्निक आर इम्प्लाइड फॉर दिस आर, कौन कौन से टेक्निक है, फ्रीजिंग, बॉइलिंग, सेंट्रीफ्यूगेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन आर केमिकल मैथड विच डिस्ट्रॉय द इमल्सिफाइंग एजेंट, मीन्स इनको अलग अलग कर देंगे। डी इमल्सिफिकेशन ब्रॉट अबाउट, तो वही मेथड है जो ऊपर लिखा हुआ, क्या, फ्रीजिंग, हीटिंग, सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन है ना, जिसे चर्रिंग भी बोलते हैं, कि हम लोग क्या करते हैं बहुत तेज़ी से अगर हम दूध को क्या करेंगे, वो करेंगे, चर्न करेंगे, जिसको हम सेंट्रीफ्यूगेशन बोल लीजिए। तो अब उसमें से क्या होता है, जो क्रीम होता है मिल्क से वो सेपरेट होना स्टार्ट हो जाता है, तो ये क्या होगा, डी इमल्सिफिकेशन ही होगा। और चौथा, रिमूवल ऑफ इमल्सिफायर बाय एडिशन अ बेटर सॉल्वेंट फ्रॉम देम लाइक अल्कोहल, फिनॉल, कॉल्ड डी इमल्सिफायर। तो इमल्सिफायर को रिमूव करने के लिए हम उससे बेटर सॉल्वेंट भी क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो ये हो गया डी इमल्सिफिकेशन के तरीके। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ इमल्सन। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ डिस्पर्स्ड फेज इमल्सन आर क्लासिफाइड एज, दो तरह के होते हैं, एक ऑयल इन वाटर और एक होता है वाटर इन ऑयल। मीन्स इसमें क्या है, ऑयल डिस्पर्सन फेज है, इसमें क्या है, वाटर क्या है, डिस्पर्सन फेज है। तो दो तरह के होते हैं, ऑयल इन वाटर टाइप, वाटर इन ऑयल टाइप। इन्वर्जन ऑफ फेज, द कन्वर्जन ऑफ इमल्सन ऑफ ऑयल इन वाटर टाइप इनटू वाटर इन ऑयल टाइप और वाइस वर्सा इज कॉल्ड इन्वर्जन ऑफ फेज। यानी एक दूसरे के फेज को चेंज करना है, बस क्या कहलाएगा, इन्वर्जन ऑफ फेज। फिर इसके बाद से आइडेंटिफिकेशन ऑफ टाइप ऑफ इमल्सन, की कौन सा टाइप है, ऑयल इन वाटर टाइप है, वाटर इन ऑयल टाइप है। तो एक डाइल्यूशन टेस्ट क्या होता है, इमल्शन कैन बी डाइल्यूटेड विद एनी अमाउंट ऑफ डिस्पर्सन मीडियम while the dispersed liquid if added form a separate layer, thus a few drop
drop of water added to the emulsion are soluble in it and it is oil and water type and if immiscible then it's water in oil type. ठीक है ना. डाइल्यूशन टेस्ट है वही, पानी ऐड कर रहे हैं. अगर पानी ऐड कर रहे हैं और अगर आपने पानी ऐड किया और वो अगर पानी उसमें मिसिबल नहीं है तो वो क्या है, पानी उसमें मिसिबल नहीं है, यानी वो ऑयल एंड वाटर टाइप है, वाटर इन ऑयल टाइप है. और पानी अगर मिसिबल है, पानी अगर सेपरेट लेयर फॉर्म नहीं कर रहा है तो वो क्या होगा. अगर पानी, देखिए आपने क्या किया, ऑयल इन वाटर में अगर आपने क्या किया, बाहर से पानी ऐड किया और वो ड्रॉपलेट नहीं बनाया, अलग से कुछ सेपरेट लेयर नहीं बनाया तो क्या होगा, वो ऑयल वाटर टाइप होगा. और अगर सेपरेट लेयर बना दिया तो वो क्या होगा, वाटर इन ऑयल टाइप हो जाती है. हो गया डाइल्यूशन टेस्ट. डाइल्यूशन मतलब तो पानी का एडिशन. ठीक है. डाई टेस्ट क्या है, इफ स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑयल soluble dye gives uniform color to the emulsion, it is water in oil type, otherwise it is oil in water. dye जो होता है वो किस में soluble होता है, वो ऑयल में soluble है. तो अगर आपने डाला और यूनिफॉर्म कलर आ गया, यूनिफॉर्म कलर का मतलब क्या है कि ऑयल ज़्यादा है, ऑयल ज़्यादा है मतलब कि वो कौन सा टाइप है, वाटर इन ऑयल टाइप है. ओके. और अगर यूनिफॉर्म कलर नहीं आया इसका मतलब क्या है, ऑयल इन वाटर टाइप है. तो ये डाई टेस्ट हो गया. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टेस्ट, इफ कंडक्टिविटी ऑफ इमल्सन इंक्रीजेज सिग्निफिकेंटली बाय एडिशन ऑफ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. तो इलेक्ट्रोलाइट डालते ही क्या हुआ, अगर कंडक्टिविटी बढ़ गई इसका मतलब वो क्या है, ऑयल इन वाटर टाइप मीन्स वाटर एक्सेस में, और कंडक्टिविटी में कोई ज़्यादा बदलाव नहीं आया यानी वाटर इन ऑयल टाइप है मीन्स ऑयल एक्सेस में. तो ये 3 तरह के टेस्ट हो गए ऐसे. ठीक है. एप्लीकेशन ऑफ इमल्सन, अब ये एप्लीकेशन है आप लोगों को जो डेली लाइफ में क्या क्या एप्लीकेशंस हैं. तो डिसइंफेक्टेंट्स लाइक फिनॉल, डेटॉल व्हेन मिक्स विद द वाटर फॉर्म इमल्सन. डाइजेशन ऑफ फैट इन स्मॉल इंटेस्टाइन अकर्स इजीली ड्यू टू इमल्सन. इन मेटलर्जिकल प्रोसेस द कंसंट्रेशन ऑफ ओर बाय फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड इज बेस्ड ऑन इमल्सन. तो अभी ये वाला तो हम लोग मेटलर्जी में पढ़ेंगे. ठीक है. मिल्क इज एन इमल्सन ऑफ लिक्विड फैट इन वाटर इन विच कैजिन इमल्सिफाइंग एजेंट. क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ इमल्सन, यानी कि सोप का भी जो इमल्सन के कारण ही होता है. सोप एंड डिटर्जेंट आर इमल्सिफाई द ग्रीजेज अलॉन्ग विद द एडरिंग डर्ट एंड कैरिंग देम इन द वॉश वाटर. फिर फॉर कंसनट्रेटिंग ओर्स द फाइनली पाउडर्ड ओर इज ट्रीटेड विद द ऑयल एंड ऑयल फॉर्म इमल्सन विद द ओर पार्टिकल. व्हेन एयर इज बबल्ड इनटू मिक्सचर इमल्सन कंटेनिंग द पार्टिकल ऑफ द मिनरल्स आर कैरिड आउट द सरफेस. तो ये एक है, इसको बोलते हैं फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस. यानी दोनों बातें लगभग सेम ही है. तो ये भी मेटलर्जी में पढ़ेंगे. तो सब ये इमल्सन्स के क्या सिंपल एग्जांपल्स हैं. ठीक है. फिर एक है सिंपल जेल. जेल भी क्या टाइप ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन है. जेल gelatin dissolve in a water forming a colloidal sol which when cooled sets into a jelly. Gel have a honeycomb structure. Salicylic acid, gum arabic, sodium oilate, gelatin, solid alcohol, ये सब क्या है, जेल के एग्जाम्पल हैं. फिर 2 तरह के जेल होते हैं, इलास्टिक जेल और नॉन इलास्टिक जेल. द जेल विच हैव इलास्टिक प्रॉपर्टीज को इलास्टिक जेल बोलते हैं. तो एग्जाम्पल है जिलेटिन, स्टार्च, एगर एगर, ये सब इलास्टिक जेल हैं. और जो रिजिड होते हैं जिसमें इलास्टिक प्रॉपर्टी नहीं होती है वो है नॉन इलास्टिक जेल. और सिलिका जेल क्या है, नॉन इलास्टिक जेल के एग्जाम्पल है. तो ये जेल इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बस थोड़ा सा बस एज इन्फॉर्मेशन ध्यान रखिएगा. प्रॉपर्टीज ऑफ जेल, एक होता है सिनर्सिस या वीपिंग ऑफ जेल. द स्पॉन्टेनियस लिबरेशन ऑफ लिक्विड फ्रॉम अ जेल इज कॉल्ड सिनर्सिस. वीपिंग मतलब रोना, तो वीपिंग ऑफ जेल. इट इज़ रिवर्स ऑफ स्वेलिंग. ओके. तो ये सिनर्सिस समझ में आ गया, स्पॉन्टेनियस लिबरेशन ऑफ लिक्विड फ्रॉम जेल. जिलेटिन, एगर एगर सो सिनर्सिस एट लो कंसंट्रेशन वाइल सिल्सिलिक सो इट एट हाई कंसंट्रेशन. तो एक ये ध्यान रखिएगा. फिर है इम्बिशन, एम्बाइबिशन जिसको हम बोलते हैं स्वेलिंग. तो एम्बाइबिशन में क्या होता है कि व्हेन जेल इज केप्ट इन अ सुटेबल लिक्विड इट एब्जॉर्ब लार्ज वॉल्यूम ऑफ लिक्विड. तो यहाँ पे सिनर्सिस में लिक्विड निकल रहा है, यहाँ लिक्विड एब्जॉर्ब हो रहा है. तो ये डिफरेंस. तो फिनोमेना इज कॉल्ड इम्बिशन और स्वेलिंग ऑफ जेल.
तो इम्बिबिशन के लिए जैसे चने देखते हैं, चना हम लोग पानी में डालते हैं तो चना वो क्या हो जाता है, वो स्वेल कर जाता है, या सिंपल बोलिए कि चने के अंदर क्या हो गया, इम्बिशन हो गया, ठीक है ना। एक होता है थिक्सोट्रॉपिक, सम जेल्स व्हेन सेकंड टू फॉर्म अ सोल ऑन कीपिंग चेंजिंग इनटू जेल आर टर्म्ड एज अ थिक्सोट्रॉपिक जेल एंड फिनोमेना इज कॉल्ड थिक्सोट्रॉपिक। क्या बोल रहा है सिंपल कि सम जेल्स व्हेन सेकंड टू फॉर्म अ सोल, कि जब जेल को क्या कर रहे हैं, सेक कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, उससे हम सॉल बना रहे हैं, ऑन कीपिंग चेंज इनटू जेल, और फिर क्या करें, उसको जेल में फर्दर कन्वर्ट कर दे सकते हैं, तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं थिक्सोट्रॉपिक जेल, और फिनोमेना को क्या बोलते हैं, थिक्सोट्रॉपी। जिलेटिन एंड सिलिका लिक्विफाई ऑन सिकिंग जेल एंड करस्पॉन्डिंग सोल्स एंड सोल्स ऑन कीपिंग चेंज बैक टू द जेल, यानी कि जेल से सॉल बन रहा है सेक करके, और अगेन सॉल से जेल बन रहा है, इसी फिनोमेना को बोलते हैं थिक्सोट्रॉपिक। और ये कौन करता है, जिलेटिन और सिलिका। तो ये देखो, ये एनसीईआरटी में वैसे जेल नहीं है, बट बस हल्का सा, बस ये छोटी छोटी बातें हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये जेल, इलास्टिक, नॉन इलास्टिक, और 3 प्रॉपर्टीज़, सिनेरसिस, इम्बिबिशन और थिक्सोट्रॉपिक। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू वेरी मच।